Good morning students, welcome back to my channel Chemistry Classes by Pooja Kaushik. So now in this today's lecture we are going to discuss about problems based on chemical equation. But in the previous lecture we have discussed why we require chemical equation to represent a chemical reaction, what is the significance of these chemical equations, okay, the informations we derive from these chemical equations and why there is a need to balance these chemical equations. Okay, we have already discussed about all these queries in the previous lecture, okay, lecture number 7. So in today's lectures what we are going to discuss is the problems based on chemical equation. मतलब बच्चे केमिकल इक्वेशंस के रिगार्डिंग आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ध्यान से सुनो. जो केमिकल इक्वेशंस पे मैं न्यूमेरिकल फॉर्म की बात कर रही हूँ. न्यूमेरिकल में आपके पास तीन तरीके की क्या आ सकती है बच्चे, 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आ सकती है. First, in which there is a relation between mass and mass. First, mass relations. Second, mass and volume relation. And the third one is बच्चे volume and volume relations. Okay. तो सबसे पहले बात करते हैं मास एंड मास रिलेशंस के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे बच्चे, मास एंड मास रिलेशंस के बारे में. तो ध्यान से सुनना, सिंपल मैथ्स है बट थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. लाइक हियर, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चे कि हमने क्या लिया, कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट को जब हीट किया गया, आपको इक्वेशन ये आती है बच्चे कि व्हेन हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 12.35 ग्राम्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड. क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, कि मतलब जब कॉपर कार्बोनेट को हीट किया गया तो कितने अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड हमारी फॉर्म हो रही है. ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो सबसे पहली बेसिक इन तीनों रिलेशंस में आपको क्या पता होनी चाहिए बच्चे, ई इक्वेशंस. यानी कि जो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं उसको आप इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे. सबसे फर्स्ट थिंग पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन. ओके, और वो सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होती है तभी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं. अगर वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हम उसे कभी भी न्यूमेरिकल में यूज नहीं कर सकते. आपका आंसर हमेशा ही गलत होगा 110%. तो अगर आपको आंसर करेक्ट करना है तो सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन लिखोगे उसे क्या करोगे बच्चे, बैलेंस करेंगे. वेरी गुड. तो फर्स्टली अब कॉपर कार्बोनेट है हमारे पास. जो कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो रिएक्शन सबको पता होनी चाहिए. क्या बनता है बच्चे, कॉपर ऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. अब उसने बात की कि अगर मैं 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट बर्न करता हूं तो मुझे कितने अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है. यानी कि बात किसकी चल रही है, सिर्फ एक कॉपर कार्बोनेट की और कॉपर ऑक्साइड की. हमें कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन ही सिर्फ इन दो के बारे में पूछा हुआ है बच्चे, समझ रहे हो. तो अब सबसे पहले मैंने आपको बेसिक चीज जब बताई थी कि मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो, तो यहाँ सबसे पहले क्या करोगे, कॉपर कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट निकालोगे. कॉपर का मोलिकुलर वेट 63.5, कार्बन 12, ऑक्सीजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 यूनिट्स, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 16 into 3 बच्चे व्हाट 48. सम करेंगे तो कितना आया 12.35 ग्राम्स, यानी कि 123.5 ग्राम्स. कॉपर कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 123.5. कॉपर ऑक्साइड सिमिलरली मॉलिक्यूलर वेट 79.5. सिंपल मैथ लगाना आप देखो. अब यहां से क्या समझे, बैलेंस थी इक्वेशन, बिल्कुल बैलेंस थी. यहां से क्या समझ में आता है कि अगर मैं 123.5 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं बच्चे तो वो कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वो कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है बच्चे 79.5 ग्राम. ओके, हमें कितना दिया हुआ है कॉपर कार्बोनेट 12.35 ग्राम. तो सिंपल मैथ. अब देखो केमिस्ट्री कहां तक इन्वॉल्व थी, एक रिएक्शंस पता होनी चाहिए और वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और आपको मोलिकुलर वेट कैलकुलेट आउट करना आना चाहिए. इन 3 स्टेप में क्या है केमिस्ट्री. नेक्स्ट जो हम यूज कर रहे हैं बच्चे वो क्या, सिंपल मैथ्स. यानी कि अगर 123.5 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, 1 कितना देगा 79.5 डिवाइडेड बाय 123.5 और जितना हमें गिवन है 12.35 ग्राम वो क्या देगा बच्चे, this whole term multiplied by 12.35. so the answer is 7.95 gram of copper oxide. मतलब अगर 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट को हमने हीट किया then the amount of copper oxide produced is 7.95 ग्राम्स. ओके, ये था बच्चे जब दोनों के मास और मास की बात कर रहे थे, कॉपर कार्बोनेट के मास और कॉपर ऑक्साइड के मास. हमने दोनों का रिलेशन मास में ही निकाला. नेक्स्ट रिलेशन इज मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो जब हम मास एंड वॉल्यूम रिलेशंस की बात करेंगे बच्चे, अब मास एंड वॉल्यूम में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना. एक के मास को रिलेट कर रहे हैं और दूसरे की वॉल्यूम को रिलेट कर रहे हैं. जैसे कि इन्होंने बोला बच्चे कि अगर आप KClO3 को हीट करते हो
अगर आप KClO3 को हीट कर रहे हो तो आपके पास क्या बन रहा है, KCl और O2। पहली चीज रिएक्शन पता हो, दूसरी चीज बैलेंस्ड कर देंगे, 2 2 और 3 बैलेंस्ड हो गई, एक एक को बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे पहले कि यहाँ K को बैलेंस किया, एक एक एलिमेंट को, K को बैलेंस करेंगे, Cl को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ओके। बैलेंसिंग में ऑलरेडी करा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जब बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाती है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड किसके लिए करना है कि 0.1 मोल ऑफ KClO3 कितनी O2 देगा। समझ में आ रही है बात, 0.1 मोल ऑफ KClO3 से कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, वी हैव टू कैलकुलेट आउट दिस वन। So now here, according to the reactions, 2 mole of KClO3 when heated leading to the formation of what, 2 moles of KCl as well as 3 moles of what बच्चे oxygen। बात किसकी करनी है, important unit KClO3 और O2। हमें कोई मतलब नहीं KCl, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में मुझसे KCl के बारे में बात ही नहीं कर रखी कि कितना अमाउंट ऑफ KCl प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हो। तो 2 मोल से 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। जब मैंने मोल कंसेप्ट बताया था, जब मैंने क्या बताया था, क्योंकि इसने बच्चे ये पूछा है कि वॉल्यूम बताओ मुझे ऑक्सीजन की, अगर मैं 0.1 मोल ऑफ KClO3 को हीट करूं तो मेरी कितने वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस होगी। जब भी गैस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में क्या बताया था, एक मोल में कितनी वॉल्यूम, 22.4 लीटर्स, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, जब 2 मोल थे तो 3 मोल ऑक्सीजन के थे। अब ध्यान से सुनो, यहाँ मुझे मोल दिया हुआ है, मुझे इसको मास में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही बात। यहाँ 2 मोल है, जब मैं मास लगाऊंगी तो मैं 0.1 मोल के लिए निकाल लूंगी, तो मुझे यहाँ इसको मास में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे, 3 मोल्स है, मुझे यहाँ मोल के बारे में तो नहीं पूछ रहा, मुझे किसके बारे में बात कर रहा है, वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, 1 मोल में वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, 3 मोल की वॉल्यूम कितनी हुई, 67.2, कितनी हुई, 67.2 लीटर्स। इसका मतलब हुआ बच्चे, अगर 2 मोल थे KClO3 के, तो हाउ मेनी moles of O2 is there, 3 moles, and the volume of 3 moles of O2 is equals to what, 67.2 liters। वेरी गुड। अब बात आ जाती है सिंपल मैथ्स, 2 moles KClO3, 67.2 liters of oxygen, 1 mole 67.2 divided by 2, 0.1 mole 67.2 divided by 2 into 0.1, the answer is 3.36 liters। तो अब इससे क्या पता लगा, अगर मेरा 0.1 मोल ऑफ KClO3 है तो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, 3.36 लीटर्स प्रोड्यूस हो रही है। ये हो गया बच्चे किसका, मास और वॉल्यूम का। अब आप ये कह सकते ना मैम यहाँ तो मोल्स है, मास तो नहीं है, तो क्या हो गया बच्चे, मैं यहाँ पे मास भी लिख सकती थी। अगर यहाँ मास लिखा होता तो मैं पहले क्या करती, कितने नंबर ऑफ मोल्स है मैं वो निकालती। समझ रहे हो, सिर्फ फॉर्मूलाज 2-3 है जो आपको अप्लाई करनी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर आ जाता है बच्चे वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम रिलेशन लाइक है, उन्होंने कहा जब इसको क्या बोल सकते हैं, एसिटाइलिन और क्या बोल सकते हैं, इथाइन। जब एसिटाइलिन और इथाइन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं बच्चे, तो क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन से, कल भी बताया था, जब हाइड्रोकार्बन होते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन के बारे में क्या बात हुई, क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर मैं इसका 200 ml ले लूं, क्या ले लूं, एसिटाइलिन, 200 ml एसिटाइलिन ले लूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने ml प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन को पढ़ते ही मेन जो चीजें निकालनी है उनको क्या कर लो, सर्कल कर लो, यानी कि इन दो के बारे में बात हो रही है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन और वाटर से। गेटिंग माय पॉइंट। अब उसने बात की बच्चे वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम की बात करिए तो तुम भी अपनी स्टार्टिंग किसमें करोगे, वॉल्यूम में। जैसे हम यहाँ ग्राम्स में कर रहे थे, यहाँ मोल्स में कर रहे थे, यहाँ किसमें स्टार्टिंग करोगे, वॉल्यूम में। यानी कि 2 है, दैट मीन्स अगर मेरा 2 ml है एसिटाइलिन, तो वो कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। 2 ml एसिटाइलिन, 4 ml वॉल्यूम दे रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया बच्चे, अगर 2 ml 5, अगर हमारे पास 2 ml है, यहाँ पे हमने, अच्छा ओके, यहाँ पे आप ऑक्सीजन निकालो या कार्बन डाइऑक्साइड निकालो बेटा, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो 2 ml था तो 4 ml चाहिए थी, यानी कि 2 ml के लिए 4 ml रिलीज हुई हमारी, तो 2 ml के लिए 4 ml निकाल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, 1 के लिए क्या 4/2, और 200 ml के लिए कितने बच्चे, 400 ml। सिंपल, समझ रहे हो, मैथ्स सबका सेम है, बस केमिस्ट्री में क्या है, रिएक्शंस। सबसे पहले रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन पता होने के बाद आपको क्या, उसको बैलेंस करना है, फिर आपको सिंपल क्या लगानी है, सिंपल मैथ्स कैलकुलेट आउट करके आप आंसर निकाल लोगे। समझ रहे हो बात। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से स्टार्ट करो, मास है मास से स्टार्ट करो।
अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बच्चे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट जो यहाँ का है वो ये है कि आपकी एनटीपी और एसटीपी, देखो न्यूमेरिकल्स में क्या लिखा होता है, जब भी वो गैसेस में यूज करता है तो वो हमेशा हमें टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन देता है। देखो कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, कोई ना कोई टेम्परेचर प्रेशर तो होता ही है, वो मेंशन होता है। तो दो जो हमारे पास मेन जो केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज होते हैं, बच्चे आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं, ध्यान से सुनो। एक होता है एनटीपी, एक होता है एसटीपी। एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। दोनों में ही हमारा जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर कह सकते हो, ठीक है। दोनों में क्या हमारा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, या फिर 760 mm ऑफ मर्करी कह सकते हो बच्चे, ठीक है। लेकिन हमारे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वेरी होता है। देखो नॉर्मल टेम्परेचर, अगर मैं पूरे वर्ल्ड में, इन्होंने एवरेज टेम्परेचर क्या निकाला बच्चे 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता था, मैंने तुम्हें बताया था 1 डिग्री 273.15 केल्विन के इक्वल होता है नहीं होता है। अगर मैं इसको बोल दूं बच्चे कि 20 डिग्री करो तो ऐड कर दो 20, इसमें 293.15 फ़ारेनहाइट सॉरी केल्विन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 293.15 केल्विन होता है किसमें, एनटीपी में, और 0 डिग्री सेल्सियस दैट मींस 273.15 केल्विन होता है किसमें, स्टैंडर्ड। दोनों में प्रेशर सेम, लेकिन टेम्परेचर वेरी। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन की बात करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस दैट मींस 293.15 केल्विन। एज वेल एज अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूंगी, स्टैंडर्ड इज 0 स्टैंडर्ड लेके चलते हैं तो क्या होगा 273.15 केल्विन होगा। अब एक और टर्म यूज होती है बच्चे, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। देखो नाम से पता लगता है लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने यहाँ लिखी हुई है रिएक्शन, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस रिएक्शन, जब हमने इस रिएक्शन की बात की बच्चे, तो लिमिटिंग रिएजेंट नाम क्या बता रहा है, जो लिमिट कर देगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को, यानी कि एक रिएक्शन में वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट जिसकी वजह से, यानी कि जिसके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि मेरा प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। अब जैसे ये थी रिएक्शन बच्चे, दोबारा लिख लेते हैं रिएक्शंस को हम, ठीक है। दैट इज एसिटाइलिन reacting with oxygen leading to the formation of what बच्चे, water, ओके। अब ये हमारी रिएक्शन होगी। अब मैंने बात की लिमिटिंग रिएजेंट की। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, जो लिमिट कर दे यानी कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को फिक्स, जिसकी वजह से हमारा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो अब देखो ध्यान से सुनो, जब ये रिएक्शन बैलेंस की गई तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मोल्स जो थी रिएक्टेंट में, एसिटाइलिन के 2 मोल्स चाहिए थे, जिसने किसके साथ रिएक्ट किया, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस किया बच्चे, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये बिल्कुल बेसिक बैलेंस्ड रिएक्शन है, जिससे हमें पता लगा कि अगर मुझे एसिटाइलिन से 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने हैं तो मुझे कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 5 मोल। अब सपोज करो बच्चे, मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ कि हमने क्या लिया, 2 मोल तो ले लिए एसिटाइलिन के, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के मैंने 3 मोल्स ले लिए। क्या ले लिए, 3 मोल्स। तो अब मुझे बताओ कि क्या क्या प्रोड्यूस होगा और कितने कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। अब सबसे पहले मेन बात क्या होती है, ये सेलेक्ट करना कि इस रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है वो कौन से वाला रिएक्टेंट है दोनों में से, यानी कि जिसकी अमाउंट पे मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड कर रही है। ध्यान से सुनो, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 2 के लिए 5 मोल चाहिए, दे क्या रहे हैं, 2 के लिए 3 मोल, यानी कि 2 को बैलेंस करने के लिए तो 5 मोल चाहिए थे। इसमें क्या हुआ, अमाउंट कम कर दिया आपने, तो अब 3 मोल रिएक्ट करके ये 4 और 2 तो नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि उसके लिए तो 5 चाहिए थे। यानी कि अब लिमिट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। क्यों, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता तो दिक्कत नहीं होती, 5 होता तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट कर जाता और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते, लेकिन अब 5 से कम है और यहाँ 2 मोल है, यानी कि 2 मोल्स को 5 से रिएक्ट करना था, लेकिन मेरे पास है अब 3। तो क्या ये 2 के 2 कंप्लीटली इन 3 से रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। यानी कि इसकी वजह से अब ये डिसाइड करेगा कि 2 मोल्स में से अब कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे और मेरा प्रोडक्ट कितना बनाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो आपको इसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट
आपको पहले देखना पड़ता है, फिर आप उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करते हो। यानी कि अगर अब मुझे यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो मैं किसके हिसाब से जाऊंगी बच्चे, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर मुझसे बोले कि 2 मोल इसके हैं, 3 मोल इसके हैं, बताओ ये कितना बना, तो मैं क्या कहूंगी कि अगर 5 मोल थे ऑक्सीजन के तो जब कार्बन बनता था वो बनता था 4 मोल। 1 मोल होगा तो कितना बनेगा, 4/5। अब मेरे पास क्या है बच्चे, 3 मोल्स, तो 3 मोल्स में कितना बन गया, 4/5 इंटू 3। तो ये क्या आएगा कि कितना CO2 बनेगा। यानी कि अब कैलकुलेशन जो भी होगी प्रोडक्ट के अमाउंट्स की, वो किस पे डिपेंड करेगी, जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 रिलेशंस, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशंस के जो न्यूमेरिकल्स थे उनके बारे में डिस्कशन की। सेकेंडली हमने ये बात किया एनटीपी और एसटीपी में डिफरेंस क्या होता है। थर्ड हमने बात की बच्चे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आएंगे, ऐसे बच्चे ये दे देते हैं और कह देते हैं डायरेक्टली, तो आप इससे कैलकुलेट कर जाते हो। लेकिन क्या ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स में कि भाई उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो प्रेजेंट नहीं है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो इन तीनों जो रिलेशंस थे उसमें जो न्यूमेरिकल्स निकलेंगे उसमें हम किसको रेफरेंस यानी कि किसको बेस मान के चलेंगे, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के अमाउंट को बेस मान के हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ओके।